देखो, तब भी कोई नहीं बोलेगा। ये देखो, अब मैं बोल दिया तो आप तो, अरे आप क्यों, मैं देख, संसदीय मंत्री जी को पता मेरा काम आप मत करो। अब आप बैठो। नहीं, नो नो, संसदीय मंत्री नो, मैंने नाम पुकार लिया, फिर आप मजाक समझ रखे हाउस को। नो, कोई नहीं। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। बोलना नहीं, बोलो। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर हो जाना। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पधारे, आपका स्वागत। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मौका दिया बोलने का, आपको धन्यवाद। पक्ष विपक्ष के सभी साथियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस डिबेट के अंदर भाग लिया। होली और दुल्हनडी दोनों त्योहारों की भी मैं शुभकामनाएं आप सब लोगों को देता हूं, और ये भी प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार होली के रंग हैं उसी प्रकार से खुशियों के रंग आपके जीवन में समाये। पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रमजान का पाक महीना भी चल रहा है, रमजान की भी मैं सभी प्रदेशवासियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये ऊपर वाले की कुदरत है, कभी होली और रमजान साथ आता है, कभी दिवाली और ईद साथ आती है। यही इस देश की संस्कृति है, यही इस देश का भाईचारा है, यही इस देश का इतिहास है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने तो जो पढ़ के जो लिखा हुआ आया था वो सारा पढ़ ही दिया था। उसके बाद जो चर्चा हुई तो मैंने भरतपुर का जिक्र कर दिया, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री जी मेरी बात मानते हैं। अगले ही दिन भरतपुर पहुंच गए और 5-6 घंटे लंबी मैराथन मीटिंग ली, अधिकारियों को डांट भी लगाई, अच्छी बात है। लेकिन अगले ही दिन यहां पे भरतपुर के सदस्य के खिलाफ ही विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आ गया। या ये आपकी कार्यप्रणाली का नमूना है कि किस प्रकार से आपकी सरकार जो है काम कर रही है। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से यह भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान के विधानसभा के इस गौरवशाली इतिहास के अंदर कई नियम कानून बने, और ऐसा ही एक नियम कानून माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार का बना। काफी बार उसको और मजबूत करने का काम किया गया, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज आपके इस आसन पे विराजते हुए माननीय सदस्यों के अधिकारों का जो हनन हो रहा है, जो कानून बना हुआ है कि जो उद्घाटन होंगे, शिलान्यास होंगे, उसमें लोकल एमएलए का नाम होगा, उसको बुलाया जाएगा, लेकिन आपकी सरकार के मंत्रियों के बेटे, विधायकों के बेटे, परिजन और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी अगर वो उद्घाटन करते हैं, उन कार्यक्रमों की अध्यक्षता करते हैं, उनके अंदर जाते हैं, तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। ये आप हमारा अपमान नहीं कर रहे हो, ये बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का अपमान कर रहे हो कि यहां जो नियम बन गया उसको आप पालना नहीं करा रहे। और अगर आपने तय कर रखा है तो आपका बहुमत है, मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं, आप उस आदेश को पारित करा के कैंसिल करा दीजिए। कोई जरूरत नहीं हमारा नाम आए नहीं आए, पर जिन लोगों को जनता ने नकार दिया, जिनको हरा दिया, जिनको घर बैठा दिया, उनको आप उनके पूछ पूछ के आप सड़कें दे रहे, उनसे उद्घाटन करा रहे। ये जो मान्य सदस्यों का अधिकार है उसके साथ आप ये दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे कहना चाहूंगा, ये परंपरा रही है इस सदन की, कोई सदस्य किसी भी पार्टी का हो, हम तो 66 ही हैं, बाकी तो आप सब लोग ही हो, तो हम 66 अगर इस नियमों का पालन कराने में हमारा नाम आ जाएगा तो आपको कहां दिक्कत है, आपका तो आएगा ही आएगा। तो इस चीज का
आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और जो नियम पिछले बने थे उसमें तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष, सब लोगों की सलाह करके, राय करके वो नियम बने थे। मैं चाहूंगा आप उनकी पालना कराएं। मैं बात करना चाहूंगा जेजेएम की। बहुत हंगामा हो रहा है, हल्ला हो रहा है, बार बार बातें हो रही। जेजेएम में आपने आरोप लगाए ना हमने कम काम किया। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने 25 लाख नल लगाने की बात कही थी 24-25 के बजट के अंदर, और आपने लगाए 10 लाख। क्यों नहीं लगाए आपने? अब तो डबल इंजन की सरकार है ना। बीच में नहीं। हमने कहा कि राजस्थान की परिस्थितियां सही नहीं है, यहां खर्चा ज्यादा आता है। आपने नहीं माना, मजाक उड़ाया हमारा। आपके मंत्री ने खुद माना कि राजस्थान के अंदर नल लगाने का खर्चा ज्यादा आता है। अब आपको नहीं लगेगा? सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा था, आपने कोई कार्रवाई नहीं की, आपने तो विरोध किया था। फिर मैं कहना चाहूंगा कि हमने जो जेजेएम की वेबसाइट उसको चेक कर लेना आप, 22-23 के अंदर हमारी सरकार ने 13,88,000 कनेक्शन दिए थे और आपने 24-25 में 9,09,000 कनेक्शन दिए। तो अब तो डबल इंजन की सरकार चौथे हिस्से में ही सिमट गई है। यह बात मैं कहना चाहूंगा, आपसे सवाया काम हम लोगों ने किया है। आप बहुत बात कर दो कि राजस्थान पिछड़ा रहा और आप लोगों ने काम नहीं किया, बजट का पूरा उपयोग नहीं किया। राजस्थान में जब हमारी सरकार थी 22-23 में, जब हमने 13,88,000 कनेक्शन दिए, तो मध्य प्रदेश जहां आपकी सरकार है 8,90,000 कनेक्शन दिए। ये स्थिति है। और इसी प्रकार से 23-24 के अंदर जब 12,17,000 कनेक्शन हमने दिए, तो एमपी ने दिए 11,30,000 कनेक्शन। ये आपकी हकीकत है। बातें आप कर लो। मैं एक बात आप लोगों से करना चाहूंगा। आप लोगों ने तय कर लिया, टारगेट कर लिया, कांग्रेस के जो लोग हैं उनको जमा दूंगा, चिंता मत करो तुम। जिनको विचारधारा की वजह से आपने टारगेट करना शुरू कर दिया, बोर्ड निगम के अध्यक्ष उपाध्यक्षों से इस्तीफे मांगने शुरू कर दिए, जो न्यायिक प्रक्रिया से थे उनकी सुविधाएं हटानी शुरू कर दी आपने। और यही नहीं, कांग्रेस के प्रधान, कांग्रेस के चेयरमैन, उनको टारगेट कर करके राजस्थान के अंदर हटाया जा रहा है। ये बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का आप लोग अपमान कर रहे हो। मैं सीधा आरोप लगाता हूं आप लोगों के ऊपर। और आपका डिपार्टमेंट प्रधान को कोटा के अंदर 1 महीने का नोटिस देता है कि 1 महीने के अंदर आपको जवाब देना है। मात्र 29 सेकंड के बाद में वो ऑर्डर जारी करता है उसको निलंबित करने के। यह आपके शासन का तरीका है, नजरिया है। इस प्रकार से काम करते हो आप लोग। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। यहां तक कि अगर कोई कोर्ट का आदेश लेके भी वापस आ जाए, कोर्ट के आदेश भी लेके आ जाए, तो उसको भी आप। मेरा आग्रह है कि आज वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर बहस है, उस विषय पर कोई विषय है साहब, तो कोई विषय, मैं विषय से बाहर नहीं हूं, मैं विषय से बाहर नहीं हूं, मैं विषय से बाहर नहीं हूं। यह बात मैं कहना चाहूंगा। आपने यानी कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उनके निलंबन आप रद्द नहीं कर रहे हो। ये काम रह गया आपका। और यही नहीं, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में जो प्रिंसिपल लगे हुए हैं, एचओडी लगे हुए हैं, उनको डायरेक्टरों में आप लोग बदल रहे हो। जयपुर की यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हो रहा है, प्रोफेसर निमाली सिंह के साथ क्या हो रहा है, सिर्फ उसने राहुल गांधी की मीटिंग करा दी स्कूटी की, तो आपने उसके लिए कोर्ट के आदेश नहीं मान रहे हो। ये हालत है आपकी। ये बात मैं आपको कहना चाहूंगा। ये एक बात और कहना चाहूंगा, आरएसएस 1 सेकंड 100वां अपना 1 सेकंड व्यवस्था का मेरा व्यवस्था का प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय। एप्रोप्रिएशन भी ये महामहिम के अभिभाषण पर था। मेरी बात बैठिए, बीच में नहीं बैठ जाओगे तुम, बीच में नहीं। मैं परमिशन से बोल रहा हूँ, आपके कहने से नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा आपके कहने से।
परमिशन लेकर बोल रहा हूँ। मान्य सदस्य, तुम्हारा हाथ में नहीं है, बैठ जाइए। मैंने दी अनुमति। आपका 1 सेकंड इनको कह करके अनुमति ले के लिए बाकी सब बैठो, बाकी सब बैठो, बाकी बैठो, बाकी सब लोग बैठो। अरे आपके मंत्री बोले दो, ये बहस का मुद्दा नहीं है। बैठिए मान्य मंत्री जी, बैठिए, बैठिए, सब बैठिए, बैठिए, सृजन जी बैठिए, बैठिए। सदन चलाने का जिम्मेदारी है। जब मैंने इधर बैठा रहा हूं, आप क्यों खड़े हो रहे हैं? आपको अनुमति दे दी मैंने 1 मिनट बोलने के लिए। मेरा निवेदन ये था, इनको अनुमति दी है, शांत रहो। 1 मिनट अपनी बात रखो। मेरा निवेदन ये माननीय अध्यक्ष महोदय, हम एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस में डिबेट में भाग ले रहे हैं। एप्रोप्रिएशन बिल की बात नहीं कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, और जो इससे विषय नहीं है, जो इस सदन का सदस्य नहीं है, जिस सदन से लेना देना नहीं है, चाहे वाइस चांसलर है, चाहे यूनिवर्सिटी है या कोई और है, उसका नाम ले रहे, उनको डिलीट फरमाया जावे, इनको अधिकार नहीं है। और कांग्रेस ने क्या कारनामे किए थे? रात को 12 बजे ऑर्डर करते थे और आज भाषण दे रहे हो। याद करो अपने आप को। अरे आप तो, मैंने आज दिन में मीडिया में कहा था कि कुछ लोग नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री जी का भाषण जो है अच्छे से हो। मैंने आज मीडिया में कहा है, इस बात को मैंने पहले ही कहा है। और ये जो आप व्यवस्था का पर्सन है और ये जो मोटी मोटी किताब पढ़ रहे हो ना, मेरे भाषण खत्म होने के बाद में एक अक्षर दिखा देना कि मैं इस पे नहीं बोल सकता, तो अगली बार नहीं बोलूंगा। अरे बस मान्य मंत्री जी आपस में बहस थोड़ी करवानी। आप में हो सकता है मुख्यमंत्री जी उत्तर दे देंगे। आप मेरे से उम्र में ज्यादा हो सकते हैं, अनुभवी हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा, वो जनता कह रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आरएसएस के इशारे पे कई नियम बदले गए। मैं अपील करता हूं, आज इस मंच के माध्यम से करता हूं, अगर आरएसएस के अंदर हिम्मत है तो राजस्थान के अंदर अभियान चलाए कि वो छुआछूत को खत्म करेंगे और दलितों को आगे लेके आने का काम करेंगे। इस पक्ष में एक नहीं है, आप कहिए। अच्छी बात है अगर तो दलितों के पक्ष में नहीं हो, तो दलितों के पक्ष में नहीं हो क्या आप लोग? मुझे खुशी होती आप सब लोगों का समर्थन मुझे मिलता। आप संगठन का नाम सोच समझ के ले, नहीं तो मेरे को याद हटाना पड़ेगा। मुझे खुशी होती कि आप सब लोग समर्थन करते कि इस देश के संविधान में छुआछूत को मिटाने का प्रावधान किया गया है, तो हम उसके अंदर सहयोग करेंगे। आप सब खड़े होते तो मुझे खुशी होती। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बात करना चाहूंगा गरीब की, मैं बात करना चाहूंगा उस पेंशन के आसरे जो लोग रह रहे हैं उनकी। बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, सब लोगों ने कहा पेंशन टाइम पे दे रहे हैं, लेकिन मैं तो जनता के बीच से आता हूं, मैं बताता हूं आप लोगों ने क्या कहा और पेंशन कब आ रही है। मुख्यमंत्री जी ने अभिभाषण पे कहा कि हमने दिसंबर तक की पेंशन दे दी। वित्त मंत्री जी ने 27 फरवरी को कहा कि हमने जनवरी 25 तक की पेंशन दे दी, और 24 फरवरी को रीटा चौधरी जी के क्वेश्चन के जवाब के अंदर माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने नवंबर तक की पेंशन दे दी, और एसजेआईडी की डिमांड पर बोलते हुए मंत्री जी ने कहा कि हमने दिसंबर 2024 तक की पेंशन दे दी। ये आप लोगों ने कहा, और मैं बताता हूं आपको, आपने कब की पेंशन कब दी है। अप्रैल की आपने जून में, मई की जुलाई में, जून की सितंबर में, जुलाई की अक्टूबर में, अगस्त की नवंबर में, सितंबर की नवंबर में, अक्टूबर की नवंबर में और जनवरी में, नवंबर की जनवरी में, दिसंबर की फरवरी में, और जनवरी फरवरी दी नहीं। किस सनातन की बात करते हो? दीपावली पर आपने पेंशन नहीं दी, और आज होली का त्योहार है, होली पे आपने पेंशन नहीं दी। मुख्यमंत्री जी, मुझे इस चीज का दुख है। ये हकीकत है, मैंने आपके विभाग से ही भी ये आंकड़े लिए। ये क्यों है? ये आंकड़ों के अंदर ये भ्रांति क्यों है? आपके, मुझे कहना नहीं चाहिए, आपके यहाँ के मैंने आश्वासन मांगे थे, आश्वासन देने से मना कर दिया गया। 106 आश्वासन
आपके माननीय मंत्रियों ने 1.25 साल के अंदर यहां पे दिए हैं, और जो पेंडिंग है, जिन पे कार्रवाई नहीं हुई, जो यहां बोल गए और वहां पेंडिंग बोल रहे हैं, ये बात मुख्यमंत्री जी मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस पे ध्यान दीजिए। आपने गेहूं खरीद की बात करी, कितनी गेहूं खरीद रहे हैं आप? सरसों बाजार में आ रही है, सरसों खरीदने की व्यवस्था नहीं, और गेहूं अभी आया नहीं, आपने कांटे लगवा दिए। क्यों भाई? क्योंकि सरसों जो है वो 5900 की जगह 5052 बिक रही है, और गेहूं का समर्थन मूल्य से ज्यादा बाहर बाजार में भाव है। तो एक खाली दिखावा क्यों कर रहे हो आप लोग? दिखावा करने से काम नहीं चलेगा। आप सरसों की खरीद करवाइए, कोई फसल हो कोई मतलब नहीं है किसान के लिए। आपने कहा 12,000 देंगे, और आपने अपनी घोषणा में कहा, अब वो 58% में वो यस है या नो है, ये मेरी समझ से बाहर है। 1000 रुपए बढ़ा रहे हो आप, तो किसान की तो गलती नहीं है। गेहूं के समर्थन मूल्य की आपने कही कि हम 2700 देंगे, आपने 150 रुपए बढ़ा कर तीसरी कर ली। क्यों भाई? 2700 कौन देगा? हाँ, तो आपने करी है उनको 2700 देने की। जिस समय आप देंगे उस समय तो ऑटोमेटिक रेट बढ़ गए होंगे, किसान को तो इसका फायदा ही नहीं मिला। यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी मैं कहना चाहूंगा। न पानी मिल रहा है, न एमएसपी पे खरीद हो रही है, न किसान सम्मान निधि मिल रही है। ये हालत आप लोगों ने कर रही है। और मूंगफली के लिए तो जो हालत है आप सबके सामने, किसान धरने पे बैठे हैं। जहां गर्मियों में पानी की रोक होती थी, आपने तो जनवरी फरवरी में ही वहां पे रोक लगा दी किसानों के लिए। तो फसल बर्बाद हो जाएगी। उन किसानों के बारे में भी सोचना। आप बार बार कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। नहीं, मेरे को कभी हो सकता है जमाबंदी चेक करानी पड़ जाएगी, ये चक्कर पड़ जाएगा फिर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आईफा का आयोजन हुआ राजस्थान के अंदर। मैं देख रहा था कि आईफा का प्रमोशन हो रहा है कि राजस्थान का प्रमोशन हो रहा है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, सनातन का राग अलापने वाली सरकार 100 करोड़ खाटू श्याम जी के नहीं दे पाई, 120 करोड़ गोविंद देव जी के नहीं दे पाई, और आईफा के 100 करोड़ ऐसी बुलेट ट्रेन बनी फाइल की कि जापान से भी तेजी से 100 करोड़ पास कर दिया आपने। और वो आईफा जिसके अंदर ये माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, कुछ ही चेहरे नजर आ रहे थे वहां पे। वो फ्रंट लाइन की फोटो निकलवा लेना। गोल्डन पास की 7-7 लाख रुपए के पास जिनको फ्री में दिए गए, वो जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई थी। यहां तक कि इन मंत्रियों और विधायकों को और विपक्ष का तो जिक्र ही छोड़ दो, आप किसी को पूछा ही नहीं आपने। ये तो आप लोगों की हालत है माननीय। और यही नहीं, बीच में नहीं माननीय अध्यक्ष जी, यही नहीं, धारीवाल जी बीच में मुझे विपक्षी नेता बोल रहे हैं। इतना दुख हुआ उस दिन कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र के अंदर, सांगानेर के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होने के बावजूद, गर्भवती होने के बावजूद, 3 साल के बच्चे के सामने, आप जिस विभाग के मुखिया हैं, आप तो मालिक ही हैं, लेकिन गृह मंत्री भी आप हैं, आपकी विधानसभा है, उस महिला के साथ पुलिस के कांस्टेबल के द्वारा बलात्कार किया गया। पुलिस आईफा अवार्ड मना रही थी और उधर उस बेचारी के साथ बलात्कार हो रहा था। और आईफा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कहना चाहूंगा, आप सब लोग फोटो खिंचाने में व्यस्त थे। वो फोटो भी मैं बता दूंगा तो ये कहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष इस प्रकार की बातें करता है। हमें क्या लाभ हुआ राजस्थान को आईफा से? कितने बड़े स्टार आए, किसी भी टूरिस्ट स्थल पे वो गए, एक भी स्थान पे नहीं गए। और कौन सा बड़ा नाम आया? शाहरुख खान के अलावा बाकी तो सब 2 नंबर वाले, सेकंड ग्रेड था, फर्स्ट ग्रेड वाले तो कोई नहीं आया।
अब आजकल सेकंड में ही ये समय गया माधुरी दीक्षित जी का। वो दिल बेटा फिल्में जब थी, जब माधुरी दीक्षित थी, पर आज जो बड़े बड़े फिल्म स्टार जो आने चाहिए थे कोई नहीं आया। अमिताभ बच्चन ही नहीं आया तो फिर क्या आया। और एक बात और कहना चाहूंगा, आपने सोनू निगम को नहीं बुलाया। यानी ऐसा एक महीने में क्या हो गया कि राजस्थान राइजिंग में तो आपने सोनू निगम को बुला लिया, और इतना बड़ा आयोजन जो फिल्म इंडस्ट्री का ही हो रहा था उसमें सोनू निगम नहीं बुलाया। सोनू निगम को भी बुलाना चाहिए था। अच्छा गाता है सोनू निगम, उसका भी आप लोगों को मैं समझता हूं बुलाना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग कोई मान लो हमारी किसी बात पे काट कर दे या हमें कोई सुझाव दे दे, उसको हम नहीं माने, उसका आगे से रास्ता नहीं बंद करना चाहिए। मैं 2 लाइनें आपको रामचरितमानस की सुनाना चाहूंगा कि सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोली भय आस, राज धर्म तन तीनी कर होई बेगी नास। यानी कि यदि मंत्री वैद गुरु भैया लाभ से सत्य ने बोलकर मीठी बातें करे तो राज्य, शरीर और धर्म तीनों का शीघ्र नाश हो जाता है। तो ये जो चारों तरफ लोग आपको जो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं ना, इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी, जनता के बीच में जाइए। आजकल मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे गरीबों के लिए तो बंद ही कर दिए। बताए ओटीएस के अंदर आप जनसुनवाई करते थे, मेरी सुन लो पूरी बात, फिर आप खुद ही मेरे पक्ष में आ जाओगे। लेकिन जब से आप सिविल लाइन शिफ्ट हुए, आपने तो जनसुनवाई करनी बंद कर दी। 2 अफसर बैठा रखे हैं, वो ऑफिसर मिलते हैं तो ऑफिसर तो जिलों में ही बैठे हैं, तहसीलों में ही बैठे, वो वही मिल लेंगे। लोग आपसे मिलने आते हैं कि हम मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, किसान के बेटे के पास हमारी अरदास लगाएंगे, वहां हमारी सुनी जाएगी। लेकिन आम जनता के लिए दरवाजे बंद हैं और खास लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। और एक बात कहना चाहूंगा, आपने वहां से जो दिव्यांगजन आते हैं उनके लिए वहां से कोई साधन की व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 22 गोदाम से मुख्यमंत्री निवास तक कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल या कोई भी साधन की व्यवस्था करवा दीजिए। आप अलग अलग प्रदेश के जिलों से आते हैं लोग, उनको व्यवस्था होनी चाहिए। और आप अगर नहीं करवाएं तो मेरे को इजाजत दे देना, मैं करा दूंगा, क्योंकि मेरे तो स्टाफ का मामला है, मेरे तो साथी भाई हैं, मेरे से उनका दुख देखा नहीं जाएगा। ये बहुत गंभीर विषय है माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। फोटो की चर्चा नहीं करूं तो ही ठीक है। बड़ी चर्चाओं में है कि आईफा के जो बैनर पोस्टर उनमें फोटो किसकी थी और कार्यक्रम में तवज्जो किसकी थी, वो तो आप सब लोग जानते हैं, ये बात मैं नहीं कहना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, सुना है आप कोई यूट्यूब चैनल लेके आ रहे हैं, 8-10 करोड़ रुपए की लागत से, बड़ा मामला है, और वो आप जिला लेवल तक पता नहीं कहां लेके जाएंगे। तो वो बीजेपी का चैनल रहेगा या सरकार का चैनल रहेगा? उसमें हमारा भी कोई हिस्सा रहेगा कि नहीं? एक आधी न्यूज आएगी या नहीं आएगी, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आज सरकारी चैनल जो हैं, अपना यूट्यूब चल रहा है विधानसभा का, लोकसभा का भी चल रहा है, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? अपना यूट्यूब तो अपना है ही ना विधानसभा का, पर वही ब्रांडिंग का खेल है, उसके लिए आप उसको लेके आ रहे हैं, ये मैं कहना चाहूंगा। एक और बात मैं कहना चाहूंगा जो कुछ अलग हटके है। आजकल मुझे पता चला है ओटीएस में कुछ अलग चल रहा है। कौन लोग हैं
जो ओटीएस के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, उनका क्या प्लान है, वो किस विषय की ओर, वो बंगाल या राजस्थान के हिसाब से प्लान कर रहे हैं या पहले हरियाणा या महाराष्ट्र में काम हुआ है इस पे प्लान कर रहे हैं, किस प्रकार के परिसीमन में प्लान कर रहे हैं, ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो। अदर स्टेट में राजस्थान में दिन रात का अंतर है, इसलिए राजस्थान को राजस्थान ही रहने देना, ये मेरा आपसे अनुरोध है। ये बात मैं बात आई एक्टर की। आपने अपना फेवरेट एक्टर देश के प्रधानमंत्री जी को बता दिया। बात यहां तक नहीं थी, उसी दिन वीडियो एडिट करा के उसके अंदर हीरो शब्द डलवाया गया और यह कहा गया कि मुख्यमंत्री जी से तो हीरो के बारे में पूछा था। ये सब लोग जानते हैं हीरो तो हीरो ही होता है डॉक्टर साहब। बजट हीरो में अच्छा आऊंगा, वो अगला बजट का ही है। हीरो में कह दिया, हीरो में और एक्टर में जब मुख्यमंत्री जी बैठे हैं तो अंतर है। अरे जब सीएम साहब बैठे हैं तो आपको बीच में नहीं, नो हीरो नो, मैंने कह दिया। हीरो जनप्रतिनिधि भी हो सकता है, हीरो अधिकारी भी हो सकता है, हीरो सेना का जवान भी हो सकता है, हीरो तो एक खिलाड़ी भी हो सकता है, लेकिन एक्टर तो एक्टर ही होता है। आपने कहा उसके लिए आपको धन्यवाद। ये बात मैं कहना चाहूंगा। बजट पे मैं कहूंगा तो फिर आप कहोगे कि नहीं, बजट में जितना बोला आज बिल्ली उजवाए। तो बजट में आपने कहा था, दूसरा था बजट में आपने कहा था कि हम पत्रकारों के लिए RJHS की घोषणा आपने की थी। ये पत्रकार सुन रहे होंगे पीछे, किसी की हो गई हो तो बता देना भाई, नहीं क्यों फर्क नहीं पड़े। अब बजट पे आऊं तो बजट पे भी नहीं, यानी ऐसी घोषणा करते ही क्यों जो पूरी नहीं हो। ये बात मैं कहना चाहूंगा। आसन को ही संबोधित करें। इनको मकान की हम योजना लेके आए, लॉटरी तक निकल गई, लेकिन आप चयन नहीं कर पा रहे। इनका चयन तो करवा दो मुख्यमंत्री जी, ये बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। काफी डिपार्टमेंट है जिनके लिए आपने पहले बहुत घोषणाएं की थी, लेकिन उनकी और आपका ध्यान नहीं है, उस ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यूटीबी के अंदर जो लोग लगे हुए हैं, जिन्होंने कोविड के अंदर भी बहुत मेहनत की, आज उनका CSR रूल 2022 में आप शामिल नहीं कर रहे हैं, उनको शामिल कीजिए। और जिनको हटा दिया उनकी क्या गलती, उनको लगाइए जब तक आप पक्की भर्ती नहीं कर रहे। यानी संविदा पे हटा के संविदा पे लगा रहे हो। इस बारे में मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पे विशेष ध्यान देंगे। इसी प्रकार से अग्निशमन के अंदर जो ठेका कर्मी लगे हुए हैं, फायरमैन लगे हुए हैं, ड्राइवर लगे हुए हैं, उनको संविदा कर्मी आप बनाइए। ये बात मैं कहना चाहूँ। ये RSLDC का आप गठन नहीं कर रहे। RSLDC के लिए तो आप ही की सरकार में आप लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी आवाज उठाई थी। तो अब ऐसा क्या होगा कि राज बदलते ही उधर तो ये बात थी, इधर ये, यानी कि हमारे समय में तो RPSC भंग होनी चाहिए और आपका राज आ गया तो 1.25 साल से RPSC पे चर्चा ही नहीं। आप लोग कह रहे हो कि अब पेपर लीक नहीं हो रहे। कानून किसने बनाया? देश के अंदर सबसे पहले पेपर लीक के विरुद्ध कानून अगर किसी ने बनाया है तो हमारी सरकार ने बनाया है, जिसकी वजह से इस पे लगाम लगी है। आपका भी कोई रोल नहीं है, ये मैं बात बताना चाहूंगा। इसी प्रकार से जो प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से कार्मिक लगे हैं, उनको भी आप संविदा पर नियोजित किए जाने को समाप्त करें और उनको राजकीय कर्मचारी जो हैं उस हिसाब से आप इनका चयन करें। इसी प्रकार से 104 और 108 के जो ड्राइवर हैं उनकी बात मैं कहना चाहूंगा। SDRF के कर्मचारी हैं, इतनी गहराई तक बेचारे जाते हैं। भारत सरकार ने भी उनके लिए अनाउंस किया है अलग से विशेष भत्ता, छत्तीसगढ़ के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा आप इनको कीजिए। आपने कंप्यूटर अनुदेशक ठेके पे ले लिए, RTE का आप भुगतान नहीं कर रहे, पुराने रेट पे कर रहे हो, उनके रेट बढ़ाने की जरूरत है, ये निवेदन करना चाहूंगा। बहुत जगह राजस्थान के अंदर कुलपतियों पे अलग अलग प्रकार के आरोप लग रहे हैं। मैं किसी को इंगित नहीं करूंगा,
लेकिन मैं ये उम्मीद करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिशा में आप सही फैसला लेंगे, सही निर्णय लेंगे, जो दोषी है उनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। राजीविका के अंदर जो समूह का गठन नहीं हो पा रहा है, उनको मानदेय नहीं मिल रहा है, उनको मानदेय देने का आप काम करेंगे। आशा सहयोगिनी है, उनके संविदा रूल्स 2022 के अंदर शामिल करेंगे, ये बात मैं आपको कहना चाहूंगा। आपने हमारे राजीव गांधी युवा मित्रों को हटा दिया, अब आप अटल प्रेरक स्कीम लेके आ रहे हैं। काफी राजीव गांधी युवा मित्र सुसाइड तक कर चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय है। उनकी सेवाओं को देखते हुए हमने तो ये भी हमारी तरफ से ही आपको प्रपोजल दिया था कि राजीव गांधी प्रेरक की जगह अटल प्रेरक आप कर लीजिए, तो अटल प्रेरक तो आपने कर लिया, तो अब उसमें आप इन लोगों को प्राथमिकता से इसके अंदर नियुक्ति दें, ये अपील मैं आप लोगों से करना चाहूंगा। एक मैस भत्ता हर बार बढ़ता है पुलिस कर्मियों का, पर हमारी सरकार बढ़ाती है, आपकी सरकार आती है तो बढ़ाती नहीं। इनका मैस भत्ता बढ़ाइए, और जो प्रमोशन का जो मामला इनका चल रहा है, कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक का, वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इसको पूरा कराने की जरूरत है। लगभग प्रक्रिया पूरी है, कोई एक आध जगह ही कहीं दिक्कत आ रही है, आपका इंटरफेयर होगा तो इन लोगों का भला हो जाएगा। आज भी ये लोग काम तो उसी हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन काफी अंतर है इस चीज के अंदर। इस पर मैं समझता हूं आप जरूर गौर करेंगे, ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। इसी प्रकार से होमगार्ड के जवान हैं, 12 महीने की डिमांड कर रहे हैं काम की। आज इस महंगाई के युग में हमें उनको, मैं समझता हूं 12 महीने उनको काम देना चाहिए, और उनका ESI PF भी अपने को उनका काटना चाहिए, ये बात मैं कहना चाहूँगा। रिक्को के अंदर आप कई विभागों के अंदर एमनेस्टी लेके आ गए, लेकिन रिक्को में नहीं आई। आप देखना, इसमें अगर कोई सुधार आप कर सकें तो मैं समझता हूँ इसमें भी आप लोगों को, आम जनता को इस चीज़ का फायदा मिलेगा। अब मैं आता हूँ आपके माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बात कही उस पे। आपने कहा कि आपके राज्य के 88,000 टैबलेट हमने बांटे थे। अच्छी बात है, क्योंकि आखिरी साल की घोषणा थी, हमारे समय में टेंडर वगैरह सब हो गए थे, लेकिन बांट नहीं पाए। आप लोगों ने बांट दिए, बहुत अच्छा, आपने बांट दिए। लेकिन हमने जब महिलाओं को स्मार्टफोन बांटने शुरू किए तो 35 लाख स्मार्टफोन तो हमने बांट दिए थे। आप एक महिला वित्त मंत्री होते हुए महिलाओं के लिए स्मार्टफोन जो बट रहे थे उन पे आपने रोक लगा दी। 1,40,00,000 महिलाओं को फोन मिलने थे, लेकिन आपने रोक लगा दी। वो महिलाओं के लिए 3 साल के इंटरनेट के साथ उस चीज को हमने दिया था। और इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार के IT मंत्रालय की रिपोर्ट है कि इंटरनेट यूजरों की संख्या 10% बढ़ने पर GDP में 1.08% की बढ़ोतरी होती है। इसलिए हमने ये बांटे थे। तो ये बात आपके समझ से बाहर है, मेरे को लग रहा है आप लोग नहीं बांटना चाहेंगे कि महिलाओं का उत्थान हो जाए। ये आपकी सरकार जहां आ रही है वहां आप महिलाओं को 2,000-2,500 दे रहे हैं, तो भाई राजस्थान में आप क्यों नहीं दे रहे? यहां भी मातृ शक्ति को आप दीजिए ना, उनकी मदद कीजिए। तो जरूरी है कि भाई चुनाव के आखिरी वर्ष में घोषणा करेंगे, या तो ये प्लान है आप लोगों का। अगर आखिरी वर्ष में आपने घोषणा की तो राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी। अगर उनके बढ़ाने हैं तो इसी बजट के अंदर आप बढ़ाइए, ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने यह कहा था कि मैंने कोई आंकड़े गलत दिए। आप आंकड़ों को चेक करवा लीजिए। एक आंकड़ा क्राइम का था, वो जरूर मैं अपहरण बोल गया था, बलात्कार की जगह वो आंकड़े दे दिए थे। इसके अलावा एक भी आंकड़े के अंदर कोई गलती नहीं है, ये आप चेक करा लेना। आपने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने 2023 की तुलना में 44% बढ़ाकर 24-25 में 38,288 करोड़ कर दिया। पर आपने सच जो छिपाया है ना, वो मैं बताता हूं कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट 44,216 करोड़ रखा था और उस पर आप 13% कम खर्च कर पाए हैं। तो अपनी जो कमी है
उसको बताएंगे नहीं, क्योंकि आपका खर्चा 38,288 करोड़ ही हुआ है। ये आपकी कमी है, इसके अंदर आप बढ़ाई नहीं है। ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आंकड़े आप चेक करा लेना। हमारी सरकार ने 23-24 में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 38,061 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। 4 महीना आपकी सरकार, 3 महीने आचार संहिता रहने के बावजूद 34,844 करोड़ रुपए हमने व्यय किए। यानी हमारी सरकार के 7 महीने और आपके 15 महीने में केवल 4,000 करोड़ का अंतर रहा है। यह है आपके 1.25 साल का सुशासन। अब जीडीपी पे आ जाइए आप। आपने कहा कि जो कर्ज बढ़ रहा है, इसके जो आंकड़े हैं उसको आपने छुपाने की कोशिश की। मैं उजागर करता हूं उनको। आपने 24-25 के लिए अनुमान लगाया कि स्टेट जीडीपी का 35.97% ही कर्ज होगा, पर रिवाइज एस्टीमेट में यह बढ़कर 37.65% निकल कर आ गया। यानी कि एफआरबीएम की कर्ज लिमिट 38.2 तक आप पहुंच गए। यही है लास्ट। इससे आगे गए तो पेनल्टी लगेगी आपको। आपने अनुमान लगाया कि स्टेट जीडीपी का 36.5% का कर्ज होने जा रहा है। जैसे पिछली बार आपने अनुमान से लगभग 2% ज्यादा कर्ज के रेशियो पे आप पहुंचे थे, वैसे ही अगर आप गणना करेंगे तो आप 38.5 की लिमिट को पार कर जाएंगे। और आप इस तथ्य को छिपा नहीं सकते कि आपकी सरकार ने 2 साल में ही 1.56 लाख करोड़ का बजट जो कर्ज है वो आप लेने जा रहे हैं। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। और इसका मतलब ये है कि हर राजस्थानी पे 1 लाख का कर्जा आप उसके सर पे मांड के जा रहे हैं। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं। आपने डबल इंजन की ताकत की बात बताता हूं कि 25-26 में 85,716 करोड़ का हिस्सा केंद्रीय करों से मिलेगा, जो कि 23-24 से 17,653 करोड़ रुपए ज्यादा है। लेकिन यही अनुमान तो आपने पिछली बार भी बताया था, तो उसमें तो 2,000 करोड़ रुपए आप लोगों को कम मिले। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि नए फाइनेंस कमीशन की सिफारिश है कि केंद्र सरकार केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% से घटाकर 40% करे। अगर वो सिफारिश लागू हो गई ना तो राजस्थान का हिस्सा भी 1% और कम हो जाएगा, जो पहले ही कम मिल रहे हैं। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपसे कहना चाहूंगा। स्टेट जीडीपी की जो बात कर रहे हो आप कि 24-25 के बजट की तुलना में 65,695 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है, पर आपने ये छिपा लिया कि पिछली बार बजट में वादा किया था कि प्रदेश की जीडीपी 2025 तक 17,81,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। तो इसका क्या हुआ? वहां तक पहुंची नहीं, 17,04,000 करोड़ ही पहुंची, 77,000 करोड़ रुपए कम रही। और आपके टारगेट से आपकी स्टेट जीडीपी 4% कम है। तो कहां ले जाओगे इस राजस्थान को? डबल इंजन कब काम आएगा, ये बात मैं कहना चाह रहा हूं। बोलो मत। अब राजस्व और राजकोषीय घाटा आप देख लीजिए। 24-25 के लिए राजस्व घाटा 4.1% रहा, जो एफआरबीएम की अनुमत सीमा में है। पर आपने ये नहीं बताया कि 24-25 के लिए स्टेट जीडीपी के राजस्व घाटे का अनुमान 3.9% लगाया है, जो कि 4.1% हो गया था मुख्यमंत्री जी। अभी आपने पिछले बजट में 25,758 करोड़ के राजस्व घाटे का अनुमान लगाया, पर आपने इसे 31,939 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। यानी घाटे राजस्व घाटा आपके अनुमान से 24% ज्यादा जाएगा। आपने कहा राजकोषीय घाटा अनुमत सीमा में है, तो यह भी 70,000 करोड़ से बढ़कर 84,643 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। आपका राजकोषीय घाटा स्टेट जीडीपी के रेशियो में 1.4 से बढ़कर 1.9% हो गया, जो आपने जो अनुमान लगाए ना उन सबसे ज्यादा है। ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। गृह राज्य मंत्री जवाब दे रहे थे
कि एफआईआर हमारे समय में कम हुई। मैं कहना चाहूंगा, अभी मेरे से पहले भी एक साथी ने एक शेर यहां पे पढ़ा था कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुख्यमंत्री जी, राजस्थान की जनता आपकी तरफ देख रही है कि आपके कांस्टेबल दलित महिला से बलात्कार कर रहे हैं और पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही आसानी से। आप बताइए, आपने उस एसएचओ पे क्या कार्रवाई की है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े आपके अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट हुआ, उसके बाद जाके एफआईआर दर्ज हुई है। जो नियम हमारी सरकार ने बनाया था कि महिला की रिपोर्ट तुरंत दर्ज करेंगे, उसका यह नतीजा हो रहा, तो इसलिए एफआईआर दर्ज कम हो रही है। गृह राज्य मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, दर्ज ही नहीं करोगे तो यही हालत रहेगी। और आपके पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गंभीर अपराधों में वांछित अपराधियों की कुल संख्या 1,43,523 है, जो आप अरेस्ट ही नहीं कर पाए। यानी लगभग 1.5 लाख लोगों को तो आप अरेस्ट ही नहीं कर पाए, जो गंभीर जिन पे आरोप लग रहे हैं, और आप पीठ थपथपा रहे हो कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी सरकार में 2024 के अंदर महिला अपराध के 37,700 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, यानी कि रोजाना 103 महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, सेम की बात है ये, क्योंकि नहीं सहेगा राजस्थान का नारा लेकर, भाषण देकर जीत के आ गए, और अब वो बोर्ड हटा दिए, उस बारे में बात ही नहीं कर रहे। ये बात मैं कहना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा, रोज 4 हत्याएं भी हो रही हैं, ये भी ध्यान रखना आप प्रदेश में। हाँ, इसी प्रकार से अपहरण के 10,629 मुकदमे 2024 के अंदर दर्ज हुए, यानी कि हर 1 घंटे में एक व्यक्ति का अपहरण हो रहा है। संसदीय मंत्री महोदय, हर 1 घंटे में एक व्यक्ति का अपहरण राजस्थान के अंदर हो रहा है। मुझे बताओ, ये बात मैं कहना चाहूंगा। और 1 साल के अंदर 7339 बच्चे लापता हुए हैं, जिसमें से 84% बच्चियां हैं। 501 बच्चे तो अब भी लापता हैं, जिसमें 451 बच्चियां हैं। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? उन बच्चियों को कौन ढूंढ के लेके आएगा? लेकिन वो नहीं ढूंढना है, आईफा चल रहा है राजस्थान के अंदर। 22 की तुलना में 24 में दुष्कर्म के साथ हत्या के मामले 18.75% बढ़े हैं। 22 की तुलना में 2024 में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले 10.12% बढ़े हैं, और 2024 के अंदर दुष्कर्म के साथ हत्या के 26.32% मामलों में अभी भी जांच पेंडिंग चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कब करोगे आप जांच? 11% से अधिक तो पोस्को के मामले आपके पेंडिंग है, जिसमें जांच नहीं हो रही। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। और एससी एसटी के 18% मामले पेंडिंग हैं, ये बात मैं कहना चाहूंगा। ब्याज माफिया से लोग परेशान होके आत्महत्या कर रहे हैं, ये स्थिति है, ये बात मैं कहना चाहूंगा। वो जवाब देंगे। क्या हुआ? अब अपना टाइम हो रहा है, आपको बोलो। आज बैठे नहीं बोले। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे युवाओं के लिए भी कहना चाहता आपके नेता को ही नहीं बोलने दे रहे हो कि युवा किस ओर जा रहा है। क्यों? युवा इस देश की शक्ति है, ताकत है, इस देश का भविष्य है युवा। लेकिन युवा को हम किस ओर लेके जा रहे हैं? युवा के बारे में हमारा प्लान क्या है? मुझे बड़ा दुख हुआ मुख्यमंत्री जी, आपने अपनी मीटिंग ली थी क्राइम को लेकर, और आपने ये कहा कि हमारे यहां से शराब तस्करी होकर गुजरात जा रही है। आपने खुद कहा, इसका मतलब क्या है? गुजरात में तो शराब बंद है ना, वहां शराब बिक रही है, और यहां आपके नीचे शराब की तस्करी हो रही है। इस शब्दों के मायने ये है, मैं कहना चाहूंगा। हमारे प्रदेश के अंदर 65% से ज्यादा युवा हैं, और प्रदेश की तकदीर वो युवा बदल सकते हैं। लेकिन आज किस दिशा के अंदर है? युवाओं को नशे की ओर धकेला जा रहा है। हालत यह हो गई है
कि गली गली मोहल्ले के अंदर एक एक ठेली के ऊपर आपको नशा उपलब्ध है, नशा मिल सकता है, एक एक लोग जानते हैं, एक एक पुलिस का अधिकारी जानता है, लेकिन उस पर कार्रवाई हम लोग नहीं करना चाहते। क्या जयपुर के अंदर रात को कल कितने कितने बजे तक खुल रहे हैं, कितने बजे तक हुक्का बार चल रही हैं, आपको पता नहीं है? प्रदेश की राजधानी के अंदर इस प्रकार का हो रहा है, तो हम दूसरे को क्या सीख देंगे? ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी मैं कहना चाहता हूं। आज देश के अंदर अलग अलग प्रकार के माफिया, कहीं बजरी माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं खनन माफिया और कहीं नशा माफिया, ये लोग पनप गए हैं। ये तो आप देख लीजिए 1.5 साल के अंदर किसने पनपाए। इनको वो पनपा रहे हैं जिनको मेरी बात पे ऐतराज है, ये बात मैं कहना चाहूंगा। लगातार जो है, अरे प्रश्न उत्तर नहीं है। सारे जो गुजरात के गांधीनगर में 74 लाख की सरकार शराब पकड़ी गई, वो राजस्थान से गई थी। यानी तस्करों के साथ मिलके जो अभियान राजस्थान के अंदर चलाया जा रहा है, ये इन युवाओं को उन्माद, सांप्रदायिकता, अभद्रता, नशा, अपराध, इन सब चीजों की ओर धकेल के इन युवाओं का जीवन बर्बाद नहीं कर रहा। इस राजस्थान का आने वाले समय में ऐसा इतिहास हो जाएगा कि जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि वतन की फिक्र ना कर, जो जिस प्रकार से आप लोगों का माहौल है ना, कि वतन की फिक्र ना कर, नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे आसमानों में नहीं संभलो गे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज हमें संभलने की जरूरत है। हम नहीं संभलेंगे तो जिस प्रकार से पंजाब के जो हालात हो रहे हैं, वो उड़ता पंजाब नहीं, उड़ता राजस्थान बनने में देर नहीं लगेगी। आज समय है, आज समय है मुख्यमंत्री जी, हम इसके लिए कदम उठा सकते हैं। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। बैठो। मुझे आज ये पारण के अंतिम चरण के अंदर ये विधेयक पहुंच गया है। काफी चर्चा हुई है, इस सदन की भी चर्चा हुई है, इस सदन के इतिहास की भी चर्चा हुई है, लेकिन इस बजट के अंदर सबको कुछ ना कुछ मिला होगा, पूरे राजस्थान के अंदर जाएगा। लेकिन हमें क्या मिला, इस सदन को क्या मिला, इस सदन की जो परंपराएं हैं वो भी आपको मिले, इसकी जो विरासत है उसको क्या मिला। इस पूरे चर्चा के दौरान कई प्रकार की बातें यहां पे हुई सदन के अंदर। मैं पुरानी बातों के अंदर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हम आज भैरव सिंह जी शेखावत साहब को याद करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से यहां अपनी गौरवशाली परंपराएं छोड़ी। और यही नहीं, उन्होंने हरदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया जैसे नेता रहे। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इस आसन पे भी नरोत्तम लाल जी जोशी, परशुराम मदेरणा, डॉक्टर सीपी जैसे सख्त लोग भी शासन के अंदर रहे और उन्होंने इसको गरिमामयी बनाने के लिए कई ऐसे उदाहरण उन्होंने पेश किए। लेकिन हम क्या लेके जा रहे हैं? ये लोकतंत्र का पवित्र सदन है, जहां हमें आगे बढ़ने की, इस प्रदेश की जनता की सेवा करने की एक ललक जो पैदा होनी चाहिए वो नहीं हो रही। मैं यहां भैरव सिंह जी शेखावत साहब रहे, उपराष्ट्रपति पद तक वो गए, लेकिन क्या हम लोग उनके साथ रह के भी उनके जीवन से प्रेरणा नहीं ले सके, उनके बताए हुए मार्ग पे नहीं चल सके? क्या हम हमारे शब्दों का चयन इस प्रकार से करें कि किसी दूसरे व्यक्ति की गरिमा, इस सदन की गरिमा पे आंच आए? ये बात नहीं होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता से भी ये निवेदन करना चाहूंगा, मैं सदन के नेता से भी ये निवेदन करना चाहूंगा
कि आज जिस प्रकार से कटुता, द्वेष, गतिरोध बढ़ता जा रहा है, वो नहीं बढ़ना चाहिए। इस सदन के अंदर कई बार इस प्रकार के क्षण आए हैं, लेकिन हमें सूझबूझता के साथ उस चीज का निर्णय करना चाहिए। हम लोकतंत्र के अंदर जो अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, वो निभाते निभाते कहीं हम भूल जाते हैं कि भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां जिस प्रकार से सदन की मर्यादाएं तार तार की गई, किसी धर्म विशेष को लेकर बात की गई, मैं बात करना चाहूंगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब जलियांवाला बाग के अंदर अंग्रेजों के द्वारा 1500 निर्दोष हिंदुस्तानियों को मार के डाल दिया गया, जब पत्रकारों के सामने वार्ता हुई तो अंग्रेजों ने कहा कि ये लोग भाग रहे थे और भागते हुए गिर गए। उसके अंदर एक व्यक्ति का बेटा अब्दुल गफ्फार खान जिसका नाम था, उसने कहा कि मैं कहना चाहूंगा कि अगर एक भी पठान के पीठ में गोली दिखा दो तो हम इस स्वतंत्रता संग्राम से अपना नाम वापस ले लेंगे। 5 दिन तक अध्यक्ष जी पोस्टमार्टम चला और 76 पठानों के छाती पे गोलियां पाई। ये हमारा इतिहास, हमारे देश का इतिहास। आप किस प्रकार से बात करते हो? अगर हम बात करें हल्दी घाटी युद्ध की, तो किस प्रकार से ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम के नहीं थी, कह दिया जितना पर्याप्त। ये लड़ाई अब अपन सल्तनत की थी। 5-6 मैं मिनट सही बता रहा हूं। जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं ना, वो कभी समाज को दिशा नहीं दे सकते। हमें अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। ये बात मैं कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। 5 मिनट। हसन का मेवाती इस राजस्थान के लिए, इस देश की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गया। हाकिम सूरी शहीद हो गया। और आज जिस हमारे माननीय सदस्य के लिए जिस प्रकार की बात कही गई, मैं कहना चाहूंगा उनके पिता हाजी छोटू खान निर्मल हिंदी के कवि थे, और 1960 में जब राजस्थान में अकाल पड़ा तो उन्होंने कविता पाठ करके चंदा इकट्ठा उनको हमेशा पीछे बैठाया है। और ये सदन, पवित्र सदन, इस राजस्थान के अंदर जब भी कभी इस प्रकार के मौके आए अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने राजस्थान की बढ़ोतरी के लिए, राजस्थान की तरक्की के लिए एक साथ होकर आगे बढ़ाने का काम किया है। ये बात मैं कहना चाहूंगा आपको। माननीय, कुंभ की बात आई, ये आपने ही बोला था, मैंने नहीं बोला था। और मेरे को बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि कुंभ की जो हमारी महान विरासत इस देश की वर्षों वर्षों से चलती हुई आई है, उस कुंभ पे आप लोग राजनीति करना चाहते हैं। आपसे खाटू श्याम बाबा का तो मेला नहीं समझ रहा, कुंभ की बात कर रहे हो। 3 दिनों तक वहां पे हड़ताल रही है, और आपने, मेरा आपसे ऐतराज है सदन के नेता से कि आप कुंभ गए और आपने सिर्फ बीजेपी के लोगों को ही ले गए। आपने हमें अपना
इसलिए मैं कहना चाहूंगा, उस दिन भी 2-3 लोग बोले थे कि आप लोग चलो, आप लोग साथ चलो, आपके भी पाप धोयाएंगे। तो मैंने कहा पहले आप अपने धो लो, हमने तो ऐसे पाप किए नहीं है। ये लाखों करोड़ों जो इस देश के लोग हैं, उनकी आस्था के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हो, ये बात मैं कहना चाहूंगा। कुंभ के अंदर भगदड़ मची, दिल्ली के अंदर स्टेशन पे भगदड़ मची, यानी कि आज तक आप बता देना स्पीच में कि कितने लोगों की डेथ हुई, अगर ये आंकड़े। राजस्थान के विषय नहीं है, राजस्थान से ही हवाई जहाज भर के गई है कुंभ में, और आप स्वयं भी गए अध्यक्ष जी, हमें क्यों नहीं लेके गए? ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप लोगों की जो मंशा है ना, वो साफ नहीं है। और आप लोगों के लिए एक छोटी सी कविता है मेरे पास कि तुम्हारी अर्थियां उठे मगर ये ध्यान में रहे कि मेरे लिए जो सेज सजी है वो खराब नहीं हो, ये बादशाह का हुक्म है। और एक हुक्म ये भी है कि भले कोई भी मरे पर मेरी इमेज खराब नहीं हो। सुनो मेरे मंत्रियों, सफेद पोश संतरियों, जहां मिले खाली जमीन रोप दो कपास को, कपास मिल में डालकर बुनो सफेद चादर, गली गली में जाकर फिर ढको हर एक लाश को। सवाल करे तो उसे नरक में तब तक रखो जब तक मुझे आप लाजवाब हो। ये आपकी नीयत है, ये बादशाह का हुक्म है। और एक हुक्म यह भी है कि भले कोई मरे मेरी इमेज खराब ना हो। खरीदो ड्रोन कैमरे, खिंचवाओ मेरी फोटो, दिखाओ उसको न्यूज पे, करो मेरा प्रचार फुल। कहीं दिखे जो दाग तो जबान से ही पोंछ दो, अगर ये ध्यान में रहे जबान पे हो लार फुल, निकाल कर किसी की रीढ़ भीड़ वो बनाओ तुम, वो जुल्म पे हिसाब पर कभी ना इंकलाब हो। ये बादशाह का हुक्म है। और एक हुक्म ये भी है कि मेरी इमेज खराब ना हो गया? जो सत्य हो वही दिखे, ना लाग ना लपेट हो, ना कोई पेड न्यूज हो, न झूठ का प्रचार हो। काट दे जो जुल्म को, जो चीर दे अनर्थ को, पत्रकार की कलम में ऐसी तेज धार हो, सलाख डालकर निकाल कर उछाल दो उसे। किसी की आंख में अगर ये बेहुदा सा ख्वाब हो, ये बादशाह का हुक्म है कि मेरी इमेज ना खराब हो। ये बात माननीय अध्यक्ष जी मैं कहना चाहूंगा। आज जिस प्रकार से एजुकेशन पे हमले बोले जा रहे हैं, एजुकेशन पे जो हमले बोले जा रहे हैं, उस पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप कह रहे हो इंग्लिश मीडियम जो है उनको स्कूलों को हम बंद करेंगे। गरीब का बच्चा हो गई बात नहीं साहब, मेरा टाइम बच रहा है, 5 मिनट इन्होंने खराब करी। 5 जल्दी शुरू कर, 5 मिनट बोल लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी चीज है जो आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि यहां हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी स्कूल बंद करने में लगे हुए हैं। लगातार जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, और उर्दू शब्द से तो इतनी भारी आपको चिढ़ है कि बस पूछो मत। पर मैंने पता करवाया कि दिलावर शब्द का अर्थ क्या होता है, इसकी मूल उत्पत्ति कहां है। तो दिलावर शब्द जो है अरबी मूल का फारसी शब्द है, ये बात मैं बताना चाहता हूं। अब आपको इसके लिए भी हो सकता है कोई कमेटी बैठानी पड़ जाए। ये बात मैं कहना चाहूंगा, आप संविधान से लगातार जो है छेड़छाड़ करने में लगे हुए हैं। संविधान का आर्टिकल 243U के मुताबिक नगर निकाय के कार्यकाल को न तो बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसी प्रकार से पंचायती राज को, लेकिन आप अपने स्वार्थ के कारण, फिर मैं कहना चाहूंगा, संविधान को कमजोर कर रहे हो, संविधान को। और 3 बजट हो गए मेरे को पूछते हुए, ये भरतपुर के जिला प्रमुख के चुनाव कब होंगे ये तो आप बता दो मुख्यमंत्री जी। अभी पटवारी भर्ती हुई,
यानी कमाल ही हो गए साहब। और ये तो उपचुनाव है, मेन चुनाव की तो बात ही छोड़ दो। आरक्षण के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हो ना, पटवारी भर्ती 2024 में 1733 पदों पर भर्ती निकली। एससी के लिए 16% के हिसाब से 277 पद होने चाहिए थे और एसटी के लिए 12% के हिसाब से 208 पद होने चाहिए थे। आपने दिए 229 और 175। क्यों भाई, ये कौन सा फार्मूला आप निकाल रहे हो? इसी प्रकार से हायर एजुकेशन के लिए 1648 पदों में एससी के लिए 260 और एसटी के लिए 194 पद होने चाहिए थे और आपने एससी के लिए 172 और एसटी के लिए 148 पद दिए। तो ये कैलकुलेशन कौन आदमी कर रहा है जो दलितों के, पिछड़ों के इसके साथ? और इससे पहले 153 बैकलॉग हमारे थे, तो उनके बारे में कहेंगे तो वो नहीं कहेंगे। वो 153 पद बैकलॉग में थे, उनको भी गायब कर दिया आपने। ना मत लो, बोल दो। इसी इसी प्रकार से पशु चिकित्सक भर्ती में 900 पदों का रिजल्ट आया, एससी के 39 और एसटी के 63 आपने खाली छोड़ दी। मैं कमाल है। ओबीसी का तो एक बार हो गया। माननीय इसी प्रकार से माननीय मंत्री जी, चतुर्थ अरे श्रेणी माननीय भर्ती मंत्री जी, में आप 47,571 पदों में से ओबीसी के 714, एससी के 661, एसटी के 68 और एमबीसी के 40। इतनी संख्या आपने कम कर दी। यानी एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी सबको ही लपेटे में ले लिया। और ये इंग्लिश मीडियम स्कूलों से क्या चिढ़े कि गरीब का बच्चा, आप में से ना अपने बच्चों को तो भेजते हम सब लोग प्राइवेट में, और गरीब का बच्चा पढ़ता है सरकारी में, और वो प्राइवेट में भेजे तो हजारों रुपए की फीस दे, और अगर उस फीस से उसको बचाना चाहे राजस्थान सरकार तो आप वो स्कूल बंद करो। ये बात कुछ समझ से बाहर है। मेरी बातें तो बहुत ज्यादा थी, सारी रहेगी, सारी रिपोर्ट वगैरह सब। अब आधी मिनट में मैं एक यूटर्न और यूटर्न सरकार का मामला एक बताना चाहूंगा कि बाल गोपाल दूध योजना के नाम पर आपने मोटा अनाज देने की घोषणा की और यूटर्न ले लिया, फिर पाउडर का दूध दे रहे हो। शिक्षा विभाग में 100 दिन की कार्य योजना में तबादला नीति बनाने की कही, फिर यूटर्न ले लिया। 100 दिन पार हो गए, आपका कोई उस पर असर नहीं हुआ। दौसा के अंदर एक जाति विशेष के लोगों का आपने ट्रांसफर कर दिया और 3 घंटे में फिर यूटर्न ले लिया, फिर उस ऑर्डर को वापस करना पड़ गया। अधिशेष शिक्षकों की पोस्टिंग का आदेश, प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में जो अधिशेष चल रहे शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग अटक गई है। आपने पहले 15 अगस्त का कहा और उसके बाद पोस्टिंग दी जा सके और फिर आपने ऑर्डर वापस ले लिया। 37,000 शिक्षक अटक गए। इसी प्रकार से अतिरिक्त विषय के डिग्रीधारियों को नियुक्ति का आदेश आपने मार्च में निकाला और उसके 10 दिन बाद ही फिर उसको वापस ले लिया, यूटर्न। प्रदेश में एडमिशन की जो अधिकतम आयु सीमा है वो पहले आपने 31 मार्च की और फिर आपने इसको 31 जुलाई कर दिया और अब 1 अक्टूबर कर दिया। 3 यूटर्न इसमें। इसी प्रकार से आपने मोबाइल पे प्रतिबंध लगाया, फिर प्रतिबंध हटा दिया, एक और यूटर्न आपका हो गया। फिर आपने 1000 पदों पर विज्ञप्ति निकाली, इंटरव्यू के लिए 6 महीने बाद भी परिणाम जारी नहीं, सूचियों का कहीं अता पता ही नहीं है। ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। प्रधानाचार्यों के पदों पर डीपीसी की काउंसलिंग जारी होगी, नहीं कर पाए, इसका आदेश आपने वापस ले लिया। व्याख्याता के 10,500 पदों पर डीपीसी करनी थी, उसके बाद तकनीकी कमी बताकर फिर आदेश वापस ले लिया। और चलो आपकी मान लेता हूं, इस यूटर्न सरकार और ये पूरा जो बजट और ये एप्रोप्रिएशन बिल जो है, ये सिर्फ इस प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए खोखले हवाई जो दावे हैं वो यहां पे सरकार ने पेश किए हैं। इससे राजस्थान का जो भविष्य है वो मजबूत होने की बजाय कमजोर होगा। मैं इस बजट की, इस पूरे बिल की निंदा करता हूं। जय हिंद, जय भारत, राम राम। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय आज की कार्रवाई समाप्त होने तक के लिए पूरा बढ़ाया जाए। आज की कार्रवाई पूरी होने तक समय बढ़ाया जाता है। मैं माननीय सदन के नेता को पुकारूं